कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं न्यूटन्स लॉ के बारे में। न्यूटन्स के 3 वो बेहतरीन लॉ जो हमें जिंदगी भर याद रखने होते हैं या जिंदगी भर में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूटन्स का लॉ। तो हम लोग आज इस वीडियो में न्यूटन्स के लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन साहब ने हमें 3 बड़े ही सुंदर और बेहतरीन क्या दिए थे? लॉज दिए थे। और इस लॉ को हम लोग अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में जरूर देखते हैं। तो न्यूटन का पहला लॉ हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के पहले लॉ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसे हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनर्शिया के बारे में बताया है, एक सेपरेट वीडियो बनाई है मैंने इनर्शिया के बारे में। तो याद करते हैं इनर्शिया क्या था? इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो अपने अंदर होने वाले बदलाव का अपोज करे, रजिस्ट करे, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑलवेज बी इन अ मोशन अनलेस एंड अनटिल, तब तक जब तक कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, या कह सकते हैं अनलेस एंड अनटिल अनबैलेंस्ड फोर्स इज नॉट अप्लाइड। क्लियर है मेरे बच्चों? और इसे हम लोगों ने बहुत देखा है, बहुत फील भी किया है। अगर किसी फुटबॉल को अगर हम सरफेस अर्थ ग्राउंड पे रख दें और छोड़ दें उसे, तो वो वही रहने वाला है तब तक जब तक इसमें कोई चेंजेस ना किया जाए। और चेंजेस कैसे आएगा? जब हम उस पर कोई फोर्स लगाते हैं। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने वाला है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी छोटे से बॉल को, कांच की एक गोली को जमीन पे लुढ़काया, तो जमीन पे लुढ़काने के बाद वो क्या होता है? चलना स्टार्ट करता है। चलते चलते कुछ देर के बाद रुक जाए। अगर हम कुछ ऐसा काम कर दें कि उसके जो हमारा छोटा सा ऑब्जेक्ट है और हमारा अर्थ के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन खत्म कर दें, तो अगर वो फ्रिक्शन हट जाए तो वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर तक जाएगा, इनफैक्ट चलता ही चला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ऑलवेज क्या रहने वाली है? रेस्ट पे ही रहने वाली है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पर है तो वो हमेशा मोशन पे रहेगी तब तक जब तक कि कोई इसे बाहर से फोर्स ना दे उसे रोकने के लिए या उसे चलाने के लिए। तो होप आपको न्यूटन का पहला लॉ समझ में आ गया होगा। न्यूटन का सेकेंड लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेटमेंट और इसका एक डेरिवेशन है जहां से मुझे एक फॉर्मूला मिलता है। कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं। न्यूटन का अगर उनसे पूछा जाए कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, तो नॉर्मली बच्चे बोलते हैं F = ma। ये लॉ नहीं है बेटा, ये एक फॉर्मूला है जो हमने न्यूटन के लॉ को इजीएस्ट वे में मतलब कन्वर्ट किया, तब जाकर हमें ये फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला इज नॉट अ लॉ। अब ये फॉर्मूला हमसे एग्जाम में डेरिवेशन के फॉर्म में पूछा जाता है डिराइव कीजिए। कहते हैं डिराइव द स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ को स्टेट कीजिए, समझाइए क्या है और ये फॉर्मूला डिराइव कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिराइव करने से पहले आपको मैं एक रिकॉल कराऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोमेंटम के बारे में बताया था, याद आया? मोमेंटम P = m/v। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी है। किसी ऑब्जेक्ट के मास और उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मिल जाता है। मोमेंटम का मतलब होता है इंपैक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना इंपैक्ट। जो मेरी वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं, जो उस
चैनल पे पहली बार आए वो प्लीज पिछले वीडियो को जरूर एक बार देख लें, उन्हें मोमेंटम के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है मोमेंटम पे। ओके, तो मोमेंटम ओवरऑल लोगों को मालूम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं, न्यूटन साहब ने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied external force, okay। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं इस स्टेटमेंट को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखूं तो कहने का मतलब है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज का मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, क्या, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में लगातार चेंजेस आ रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज उसके मोमेंटम में पर सेकंड हो रहा है, वो कौन कर रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट पे लगाए हुए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लगातार बदल रहा है, सोच के देखो, किसी की वेलोसिटी या किसी का मोमेंटम बदल रहा है तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका रिस्पॉन्सिबल होगा उस पे लगाया हुआ फोर्स। तो न्यूटन साहब ने यही कहा न्यूटन का सेकंड लॉ में कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंजेस आ रहा है वो ऑब्जेक्ट पे लगाए हुए एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर्म में होगा। यानी जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज उतना ही ज्यादा फोर्स, जितना कम मोमेंटम में चेंज उस पे कम फोर्स। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है मुझे, बस इस स्टेटमेंट को डिकोड करना है, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। सपोज मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m, और इनिशियली जब मैंने देखा तो ऑब्जेक्ट किसी u वेलोसिटी से आगे चल रहा था। ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रहा था। सडनली इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कुछ और फोर्स भी लगा दिया, तो क्या देखा कि अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एकाएक बढ़ गई। अब उसकी पहले की वेलोसिटी u से वो बन गई v। u वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने में हमने मान लिया टाइम t लगा। कितना टाइम लगा बच्चों, टाइम t लगा, इसको हम लोगों ने t लिख दिया। सपोज आप दौड़ रहे हो और सडनली आपका दोस्त आता है और आपको पीछे से पुश कर देता है, तो आप क्या फील करते हो, आपकी एकाएक स्पीड बढ़ जाती है। वही कंडीशन है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो किसी इनिशियल वेलोसिटी u से दौड़ रहा था। सडनली किसी ने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद उसकी वेलोसिटी बदल गई, तो वेलोसिटी बदलने में कुछ टाइम तो लगा होगा, उस टाइम को मैंने मान लिया टाइम t था। तो जरा देखिए, हम लोग इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकाल सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम हमने इसको लिखा p1, इनिशियल मोमेंटम, मास, ऑब्जेक्ट का मास m और वेलोसिटी कितनी थी हमारी u। अब t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने p2 से, और ये कितना हो जाएगा mv। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, तो थोड़ा सा हम लोग इसके लिए स्पेस बनाते हैं डेरिवेशन के लिए। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो हमें क्या मिलेगा, इनिशियल मोमेंटम मिल गया p1, फाइनल मोमेंटम मिल गया मुझे p2। ओके, अब हम लोग इस p1 और p2 को देखते हैं। क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ? तो कैन वी कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, और चेंज को हम लोग डेल्टा से, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, डेल्टा। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, डेल्टा। ओके, और ये क्या हो गया हमारा, डेल्टा क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम वैल्यू कितनी है हमारी, mv
माइनस mu। ओके, अब आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा पी अपॉन टी के। अब हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में हमेशा इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, और हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो कैन वी राइट F इज इक्वल्स टू के डेल्टा पी अपॉन टी, जहां k क्या है, वेयर k इज अ कांस्टेंट। क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है। अगर मैं k की वैल्यू 1 रख दूं, यहां पर k इज इक्वल्स टू 1 रख दूं, तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, वी गेट द रिलेशन F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। अब वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा पी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, हमने निकाली है mv माइनस mu अपॉन टी। हमने क्या निकाली थी, mv माइनस mu अपॉन में t। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं यहां पर, और हमें क्या मिल गया, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, m कॉमन दिखाई दिया, और मुझे क्या मिला, v माइनस u अपॉन टी। याद कीजिए v माइनस यू अपॉन टी ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो कैन वी राइट v माइनस यू अपॉन टी लाइक a, तो वी कैन राइट f इज इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहां डिराइव कर दिया। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो हम चाहे तो इसके ऊपर एक एरो भी लगा सकते हैं, और एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया, ये हम मुझे न्यूटन्स के सेकंड लॉ से एक फॉर्मूला मिल गया, और ये फॉर्मूला क्या मिला मुझे, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। एक बार फिर से देखते हैं फटाफट से। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m था, और ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी किसी इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा था। मैंने उस पर F फोर्स लगा दिया। क्या देखा हमने कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले से बढ़ गई, तो कितना मोमेंटम में चेंज आया, तो पहले हम लोगों ने इनिशियल मोमेंटम निकाला, उसे हमने रिप्रेजेंट किया था P1। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसे हमने क्या, इनिशियल मोमेंटम, ऑब्जेक्ट का मास और उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाई उसकी फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम कह सकते हैं इसको हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, mv माइनस mu। वैल्यू पुट कर दिया हम लोगों ने। स्टेटमेंट क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। हम लोगों ने इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया और क्या यूज किया, कांस्टेंट। अगर k की वैल्यू 1 के बराबर है तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा पी अपॉन में टी, mv माइनस mu अपॉन में टी, m कॉमन किया और वी गेट द फाइनल रिजल्ट। यहां से मुझे फोर्स का फॉर्मूला मिल गया, और यहां से मुझे इसकी यूनिट भी मिलती है। एक यूनिट हमारी क्या थी, न्यूटन, और एक यूनिट क्या है मेरे बच्चों, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है। होप आपको न्यूटन का सेकंड लॉ समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन का सेकंड लॉ, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। स्टेटमेंट याद रखेंगे, कभी ये नहीं बोल देना कि न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू, नो, ये लॉ नहीं है, ये फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया है उस स्टेटमेंट को। अब बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब लास्ट कहते हैं हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ जो हमारे ये सारे जो लॉ हैं हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, हम देखते हैं इन सब चीजों को होते हुए। थर्ड लॉ, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को हम लोग कैसे जानते हैं, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाऊं, तो वो ऑब्जेक्ट भी मुझे उतना ही फोर्स देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जांपल देखिए, मान लो ये हमारा कोई बॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका नाम रख दिया हमने ma, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमने उसका मास रखा mb। अगर ये ऑब्जेक्ट
ए वाला ऑब्जेक्ट बी पे फोर्स लगाता है तो हम लोगों ने कहा क्या, इसने कितना फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। और अगर ए वाला बी पर फोर्स लगाएगा तो बी वाला भी ए पर फोर्स लगाएगा और दोनों फोर्स इक्वल होंगे, बट दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। बी पर कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगा, एफ बी ए, किसने लगाया, ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया, बी ने ए पर कितना फोर्स लगाया, दोनों ही इक्वल, क्यों, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बस उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इस चीज को हम फील भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप याद रखें या ना रखें, आप फील कर सकते हैं। कैसे, स्केटबोर्ड देखा है, कुछ बच्चे स्केटिंग करते हैं, स्केटबोर्ड उसमें व्हील लगा होता है। अगर आप स्केटबोर्ड पे खड़े हो जाओ और वॉल को पुश करो, आपने उस वॉल पे फोर्स लगाया, तो रिटर्न में क्या देखते हो, आप जो है ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे चले जाओगे। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज आपने फोर्स लगाया वॉल पे, वॉल ने भी एक रिएक्शन फोर्स लगाया जिसके कारण आप पीछे चले गए। क्लियर है, और भी देखा है, और कहां देखा है, सोचो सोचो सोचो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कभी हम नाव से, कभी अगर आपने बोटिंग की होगी तो जब नाव से हम किनारे पर उतरते हैं ना तो जंप करते हैं, जंप किया तो हमने फोर्स लगाया आगे की ओर, हम फोर्स लगाए अपने पाँव से, क्या करते हैं, हमारा टेंडेंसी होता है आगे मूव करना, लेकिन हमारे पाँव ने क्या किया, पीछे फोर्स लगा दिया। तो अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जंप करते हैं तो उतना ही फोर्स हमारे पाँव से नाव पे लगता है और वो कहाँ चला जाता है, पीछे की ओर। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो हम लोगों ने न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के भी नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो ऑलवेज रेस्ट पर रहने वाला है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑलवेज मोशन में रहने वाला है, अनलेस एंड अनटिल कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। सेकेंड लॉ क्या था, सेकेंड लॉ कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में लगातार चेंज हो रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। एंड थर्ड लॉ क्या था बेटा, थर्ड लॉ बच्चों था हमारा एवरी एक्शन इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो तो बदले में दूसरा ऑब्जेक्ट भी आप पे उतना ही फोर्स लगाता है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट होगा, उनका डायरेक्शन। होप आप लोगों ने न्यूटन के तीनों लॉस को समझ लिया होगा और अब आपको न्यूटन के तीनों लॉ समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा होगा अगली वीडियो में, हम लोग बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और यहां से आपके एग्जाम में चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो वहां से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, और हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डे टू डे लाइफ में कहां होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।